नमस्कार। बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत है। मनी और बैंकिंग के पेपर में इसमें हम पहले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की दो अप्रोच पढ़ चुके हैं, फिशर अप्रोच और कैम्ब्रिज अप्रोच। अब हम इसी के कंटिन्यूशन में तीसरी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट अप्रोच पढ़ेंगे, कीन्स की अप्रोच। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कीन्सियन जो अप्रोच थी वो इससे पहले की अप्रोच से अलग थी। कीन्स ने जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द्वारा दी गई जो अप्रोच थी उन सब को नकार दिया। उसने कहा कि नहीं, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई सब कुछ स्टैटिक होता है और कीमतों के साथ इनका सीधा संबंध होता है, उसको उसने नकार दिया। कीन्स डज नॉट एग्री विद द ओल्डर क्वांटिटी थ्योरीज दैट देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस। यानी कीन्स ये कहता है कि क्वांटिटी ऑफ मनी और जो वस्तुओं की कीमतें हैं यानी प्राइसेस हैं, इनमें सीधा संबंध नहीं होता। जबकि इसके पहले की जितनी भी थ्योरीज आई थी उसमें उन्होंने कहा कि इनमें सीधा संबंध होता है। अकॉर्डिंग टू हिम द इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन प्राइस इज इनडायरेक्टली एंड नॉन प्रोपोर्शनल। तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट इसका था जो बाकी थ्योरीज के एकदम उल्टा था। Keynes criticized the classical theory of static equilibrium, in which money is regarded as the neutral and does not influence the economy's real equilibrium related to the relative prices. जो पहले के थ्योरीज थी वो ये कहती थी कि जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, जबकि वास्तविकता है कि रियल इकोनॉमी में कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं होती, हर एक्टिविटी डायनेमिक होती है और अदर फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होती है। तो कीन्स ने अपनी थ्योरी कुछ इस प्रकार दी। उसने अपनी थ्योरी देने से पहले जो एजम्पशंस थे वो कुछ हम इस प्रकार पढ़ेंगे। कीन्स रिफॉर्मुलेट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एजम्पशंस। फर्स्ट एजम्पशन क्या था? ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई सो लॉन्ग एज देयर इज एनी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी पहला इसका एजम्पशन क्या था कि ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वो है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपनी मांग और पूर्ति के अनुसार परिवर्तित होंगे। मांग व पूर्ति के अनुसार परिवर्तित होंगे, उसमें किसी तरह का और दूसरा फैक्टर काम नहीं करेगा। यानी परफेक्टली इलास्टिक है। अगर मांग कम हुई तो कीमतें गिर जाएगी, अगर मांग बढ़ गई तो कीमतें भी बढ़ जाएगी। इस तरह का परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा जो उसका एजम्पशन था कि ऑल अनएम्प्लॉयड फैक्टर्स आर होमोजीनियस एंड परफेक्टली डिवाइजिबल एंड इंटरचेंजेबल। यानी जो अनएम्प्लॉयड फैक्टर हैं वो कैसे हैं? वो होमोजीनियस है और परफेक्टली डिवाइजेबल एंड इंटरचेंजेबल। सारे अनएम्प्लॉयड फैक्टर एक जैसे हैं। तीसरा, देयर आर कांस्टेंट रिटर्न सो दैट प्राइस डू नॉट रेज और फॉल एज आउटपुट इंक्रीजेस। यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब बिजनेस में वो संसाधन लगाएंगे तो उनसे जो रिटर्न मिल रहा है वो कैसा है? वो है कांस्टेंट रिटर्न का। यानी जितना आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन करोगे उसी अनुपात में आपको रिटर्न मिलेगा। ये होता है मतलब कांस्टेंट ऑफ रिटर्न का। और चौथा जो फैक्टर था वो ये है कि इफेक्टिव डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज इन अ सेम प्रोपोर्शन। यानी जो इफेक्टिव डिमांड है और जो मुद्रा की मात्रा है वो सेम प्रोपोर्शनेट में चेंज होती है एज लॉन्ग एज देयर आर मेनी अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेस, जो दूसरे अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेस उसके अनुसार। तो ये इसकी एजम्पशंस थे थ्योरी के। अब कीन्स की थ्योरी क्या कहती है कि दिस रीफॉर्मुलेट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर ए एंड बी दैट ओवर द काउंटर OTC इज द OTC, यहाँ OTC से मतलब है OTC इज द आउटपुट कर्व रिलेटिंग टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। OTC, O, T और C, ये क्या है? इज द आउटपुट कर्व relating to the quantity of money and PRC ये क्या है?
प्राइस कर्व रिलेटिंग टू द क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी मुद्रा की मात्रा का आउटपुट के साथ में क्या संबंध है और कीमतों के साथ में क्या संबंध है, ये दो कर्व समझा रहे हैं। इसमें अपन देखेंगे कि जैसे जैसे आप मुद्रा की मात्रा बढ़ाओगे आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन टी पॉइंट आने के बाद में मुद्रा की मात्रा बढ़ाने के बाद भी क्या होगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूटिलाइजेशन हो चुका है। और उसी समय जैसे जैसे आप मुद्रा की मात्रा बढ़ाओगे उत्पादन तो बढ़ेगा ओ से टी तक, लेकिन उस समय पी से आर तक कीमतों में कोई चेंज नहीं होगा। बट जैसे ही टी पॉइंट तक उत्पादन पहुंचेगा उसके बाद में कीमतों में वृद्धि शुरू हो जाएगी, यानी जब तक संसाधन रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हैं तब तक मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर कीमतों में वृद्धि नहीं होगी बल्कि उत्पादन बढ़ेगा। और जब सारे संसाधन यूज़ में आ जाएंगे और उसके बाद भी अगर आप मुद्रा की मात्रा बढ़ाते हो तो फिर उत्पादन नहीं बढ़ेगा, कीमतों में वृद्धि होगी। इसका मूल सिद्धांत जो थ्योरी का था वो कुछ इस तरह था। ठीक, अब इसी को इसने अलग अलग दोनों ग्राफ को समझाया है। पैनल ए, द फिगर शो दैट एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीजेज, जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ाई, द लेवल ऑफ आउटपुट ऑल्सो रेज अलोंग द क्यू टी प्रोपोर्शन ऑफ द ओ टी प्रोपोर्शन of the OTC curve. As the quantity of money reaches OM level, full employment output OQF is being produced. कुल मिला के जो हमने ये ग्राफ पढ़े इन दोनों का ये एक्सप्लेनेशन है, यानी जब मुद्रा की मात्रा O से OM तक बढ़ाई गई, मुद्रा की मात्रा O से OM तक बढ़ाई गई, तब उत्पादन O से OT तक बढ़ा। इसके बाद में मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर अगर हम इसके बाद भी मुद्रा की मात्रा बढ़ाएं तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। और सेम O से OM तक मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर कीमतें स्थिर रही, लेकिन अगर O से OM के ऊपर अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ाएं तो कीमतें बढ़नी चाहिए। ये इस सिद्धांत का मूल समझाना चाह रहा है कीन्स की थ्योरी में। कीन्स रिफॉर्मेटेड क्वांटिटी थ्योरी, तो इसका जो निष्कर्ष निकला कीन्स की थ्योरी का वो ये था, फर्स्ट, इफेक्टिव डिमांड विल नॉट चेंज इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। इफेक्टिव डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर उसी अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाए। सिंस रिसोर्सेज आर होमोजेनियस देयर विल बी डिमिनिशिंग एंड नॉट कांस्टेंट रिटर्न एज एम्प्लॉयड ग्रेजुअली इंक्रीजेज। अगर संसाधन एक जैसे हैं तो उनमें डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होगा, कांस्टेंट रिटर्न। सिंस रिसोर्सेज आर नॉट इंटरचेंजेबली, सम कमोडिटी विल रीच ए कंडीशन ऑफ इनइलास्टिक सप्लाई व्हाइल देयर आर स्टिल अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर कमोडिटीज। और चौथा पॉइंट है, द वेज यूनिट विल टेंड्स टू राइज बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिन रीच्ड। जब तक पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता तब तक कि जो श्रम मजदूरी की दर है वो बढ़ती जाएगी। और पांचवा इसका कंक्लूजन था, द रिम्यूनरेशन ऑफ फैक्टर्स एंटरिंग इनटू मार्जिनल कॉस्ट विल नॉट ऑल चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। जो सीमांत लागत है फैक्टर्स की वो उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी जिस अनुपात में उनका रेम्यूनरेशन बढ़ाया जा रहा है। तो कीन्स रीफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी में जो इसने एक एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो ग्राफ समझाया वो कुछ इस तरह था कि अकॉर्डिंग टू कीन्स एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, अगर इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाए, मनी इंक्रीज एग्रीगेट मनी डिमांड ऑन इन्वेस्टमेंट एज रिजल्ट ऑफ द फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, दैट इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे आउटपुट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इन द बिगिनिंग बट नॉट एट द प्राइस लेवल। यानी अगर इस ग्राफ को सही समझोगे तो देखो इस तरफ कीमतें बढ़ रही है, इस तरफ आउटपुट बढ़ रहा है,
और ये है डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कीमतें भी उसी अनुपात में बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। लेकिन इस लेवल के बाद में जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, उसके बाद में अगर आप उत्पादन मुद्रा की पूर्ति बढ़ाओगे तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा बल्कि कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये कीन्स की थ्योरी थी सेविंग इन्वेस्टमेंट की, एग्रीगेट डिमांड की क्वांटिटी थ्योरी मनी के लिए, जिसको इसने समझाया। हम अगले क्लास में आगे का टॉपिक करेंगे, तब तक आप इसको दोबारा पढ़ें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें।